फिजिक्स में दो अंकों के जो प्रश्न है ट्वेल्थ फिजिक्स के अंदर उन पर थोड़ी सी बात करेंगे और साथ में आपको जो एक प्रॉब्लम आ रही है कि आप याद कर लेते हैं और भूल जाते हैं और एक दिन याद रहता है दूसरे दिन भूल जाते हैं या याद नहीं हो पा रहा है, तो उसको लेकर भी मैं थोड़ी सी आपके साथ बात करूंगा। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पर आते हैं और फिर उनको मैं आपको वो तरीका भी बता दूंगा कि किस तरीके से इनको याद रखा जाता है। जैसे एक डेफिनेशन है अनुगमन वेग। अब जैसे एग्जाम में आ गया कि अनुगमन वेग क्या है, क्योंकि ये 2 मार्क्स के छोटे क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चंस में बड़े इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जैसे कहा कि अनुगमन वेग क्या है तो याद ही नहीं आता कि अनुगमन वेग क्या है, सोचते रहते बैठे बैठे अनुगमन वेग क्या है, अनुगमन वेग क्या है। डेफिनेशन क्या है कि बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में इलेक्ट्रॉन एक निश्चित औसत वेग से गति करता है जिसे अनुगमन वेग कहते हैं। अब याद भी कर लेते हैं हम कि बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में इलेक्ट्रॉन एक निश्चित औसत वेग से गति करता है जिसे हम अनुगमन वेग कहते हैं, याद भी कर लिया। इसका मान 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकंड होता है, ये भी याद कर लिया। लेकिन जब लिखने की बारी आती है एग्जाम में तो डब्बे गोल। तो वहां पर आपको क्या करना है कि कोई भी डेफिनेशन जो आप प्रिपेयर करते हैं उसका कोई कीवर्ड आप दिमाग में रखो। जैसे कि अनुगमन वेग, अनुगमन वेग मतलब किसका अनुगमन वेग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये दिमाग में रखना कि अनुगमन वेग किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग। जब आपको एक कीवर्ड याद हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग है, तो इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग किस जगह, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो वैसे भी कहीं पर भी किसी वेग से गति कर ही लेता है, तो फिर ये अनुगमन वेग जो है किस जगह का है। तो फिर आपको पता चलेगा कि जो बाह्य विद्युत क्षेत्र है, मतलब फिर आपको एकदम क्लिक होगा कि अगर आप इलेक्ट्रॉन को अगर बाहरी विद्युत क्षेत्र के अंदर अगर हम गति कराते हैं, है ना, या बाह्य विद्युत क्षेत्र अगर लगाते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन एक निश्चित औसत वेग से गति करता है। तो इलेक्ट्रॉन का वेग, अनुगमन वेग मतलब किसका वेग है, इलेक्ट्रॉन का औसत वेग। ये आप ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन का औसत वेग। तो जब आपको ये याद आ जाएगा कि इलेक्ट्रॉन का वेग है तो आपको पूरा उत्तर याद आएगा। तो इस तरीके से आपको कीवर्ड बनाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए दूसरा है धारा घनत्व। अब धारा घनत्व, धारा घनत्व, घनत्व, तो धारा घनत्व के अंदर क्या होता है, धारा तो आएगी सी, है ना। अब धारा घनत्व, तो धारा घनत्व के लिए जैसे ही धारा घनत्व क्लिक करेगा आपको ये याद करना, J=I/A। ए एरिया है, क्षेत्रफल, तो एकांक क्षेत्रफल की धारा, खत्म। लेकिन धारा घनत्व शब्द जैसे ही आता तो I/A याद करिए। कारण क्या है I/A का, धारा घनत्व J=I/A। I/A से क्या होगा, I का मात्रक क्या है, एम्पियर, ए का मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा इसका मात्रक। तो एक तो ये कि इसका मात्रक पता चल जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा कि आपको धारा घनत्व की डेफिनेशन याद हो जाएगी कि अगर इसको हम एक कर देते हैं तो ये दोनों बराबर हो जाते हैं, तो एकांक क्षेत्रफल से बहने वाली धारा। तो ये एक बहुत मजेदार और इंटरेस्टिंग बात होती है। जैसे सपोज विभव, अब विभव, जैसे विभव क्लिक करेगा, विभव 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 नहीं आ रहा याद, लेकिन विभव क्या है तो आप याद रखिए कार्य है। विभव कार्य, विभव कार्य, ऐसे याद रखो। अब कौन सा कार्य है, तो एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र तक लाने में किया गया कार्य विभव कहलाएगा, मात्रक वोल्ट। तो ये जो कीवर्ड है, इस कीवर्ड को पकड़ना जरूरी है कि विभव याद आएगा तो कार्य शब्द याद आना चाहिए। विभव मतलब कार्य। जैसे कोई पूछे विभव, अरे कार्य है ना। जैसे किसी ने पूछा अनुगमन वेग, अरे वो इलेक्ट्रॉन का वेग, कहां पर है वो, विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में, है ना। जैसे किसी ने कहा धारा घनत्व J=I/A, बिल्कुल एकदम डायरेक्ट बोलना है। निरोधी विभव, अब जैसे एक शब्द आया निरोधी विभव, अब विभव के आगे एक निरोधी शब्द आ गया, निरोधी विभव। तो यहां याद रखना कि निरोधी विभव को याद रखना, एनोड का ऋणात्मक विभव। विभव तो है ही, लेकिन कौन सा विभव है, एनोड का ऋणात्मक विभव। तो निरोधी विभव जब भी आएगा आपके दिमाग में आप कहेंगे एनोड का विभव। निरोधी विभव मतलब किसका विभव, एनोड का ऋणात्मक विभव। तो फिर डेफिनेशन याद आ जाएगी कि एनोड का वह ऋणात्मक विभव जिस पर प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य हो जाता है। अभी याद तो आ ही जाता है, एक वर्ड याद नहीं आता। जैसे आप बार बार मुझसे कहते हैं स्टूडेंट्स, एक वर्ड याद नहीं आता सर, तो वो एक वर्ड ये है, एनोड का ऋणात्मक विभव। तो जैसे ही निरोधी विभव आता है आप कहना एनोड का विभव, तो एनोड का ऋणात्मक विभव, तो एनोड का वह ऋणात्मक विभव जिस पर प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य होता है, निरोधी विभव कहलाता है। अब विद्युत द्विध्रुव, तो विद्युत द्विध्रुव में क्या करेंगे आप, मैं सारे प्रश्नों को ऐसे ही बता रहा हूं, आप इसी तरीके से करेंगे सारे आईएमपी एग्जाम के लिए। अभी देखिए विद्युत विद्युत द्विध्रुव, अब विद्युत द्विध्रुव मतलब कितने ध्रुव होंगे, 2 ध्रुव। ऐसे करो, 2 ध्रुव किसके, विद्युत के।
अब विद्युत कितने आवेश होते हैं? एक धनावेश और एक ऋणावेश। तो फिर क्लिक हो जाएगा आपको कि विद्युत द्विध्रुव मतलब एक धनावेश और एक ऋणावेश। तो एक धनावेश और एक ऋणावेश न्यूनतम दूरी पर रखे हो, 12 दूरी पर रखे हो, तो हम कहेंगे विद्युत द्विध्रुव। एग्जाम में अगर ये भी याद नहीं आता है तो आपको ये अवश्य सबको याद रहता है कि ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है, ए पर प्लस क्यू आवेश है और बी पर माइनस क्यू। तो पहले चित्र बना देना और ये लाइन लिख देना कि ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है, ए पर प्लस क्यू आवेश है और बी पर माइनस क्यू आवेश है, दोनों के बीच की दूरी 2l है। अब आपको याद आ जाएगा। याद क्या आ जाएगा? आपने लिख ही दिया ना क्या है विद्युत द्विध्रुव। ये सजातीय आवेश प्लस क्यू और क्यू, सॉरी विजातीय आवेश है प्लस क्यू और माइनस क्यू। तो विजातीय आवेश और न्यूनतम दूरी पर रखें तो आप कहेंगे ये क्या है? विद्युत द्विध्रुव या इलेक्ट्रिक डाइपोल है। तो आप इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं। अब जैसे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, अब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण मतलब क्या? तो वो आपको दिमाग में फटाक से रखना, P इजिकल टू एक विद्युत द्विध्रुव तो है प्लस क्यू माइनस क्यू 2l, वो दिमाग में रखना, प्लस क्यू माइनस क्यू 2l। तो फिर एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणा, तो क्यू गुणा 2l। तो ये हो जाएगा आपका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। मतलब जब भी आप विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बात करेंगे तो आपको सबसे पहले इसमें से विद्युत द्विध्रुव को पहले पकड़ना है। तो विद्युत द्विध्रुव जब आप पकड़ लेंगे, ये चित्र बना लेना, इसको बनाते ही आपको आ जाएगा कि Q में 2l का गुणा जो है वो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, जिसको हम P से दर्शाते हैं। ये आप लिखते भी हो अक्षीय स्थिति निरक्षीय स्थिति में Q गुणा 2l की जगह P। अब है तापायनिक उत्सर्जन। अब जैसे ये वर्ड आता है फिर चक्कर में पड़ जाते हैं, क्या है तापायनिक उत्सर्जन। तो यहां ध्यान रखना कि कोई भी इस तरह का जो उत्सर्जन है, जो उत्सर्जन हमारे उसमें हो रहा है वो इलेक्ट्रॉन का है। किसका है? इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन है। ये आप कीवर्ड याद रख लो कि तापायनिक उत्सर्जन किसका होता है? इलेक्ट्रॉन का। अब कब होता है? ताप देने पर, मतलब गर्म करने पर। गर्म करने पर उत्सर्जन हो रहा है किसका? इलेक्ट्रॉन का। इसी को तो कह रहे हैं तापायनिक उत्सर्जन, कि जब धातु को गर्म किया जाता है तो उसकी सतह से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। इस घटना को तापायनिक उत्सर्जन कहते हैं। आप चाहे तो 2 गुण याद कर लीजिएगा। इसमें प्रयुक्त धातु का कार्यफलन कम होना चाहिए और गलनांक उच्च होना चाहिए। फिर है देहली आवृत्ति। अब देहली आवृत्ति किसकी होती है? धातु की, है ना। तो धातु की सतह से, मतलब देहली आवृत्ति किसकी होती है? प्रकाश को धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए जरूरी आवृत्ति, है ना। तो धातु के लिए होती है वो। तो प्रत्येक धातु के लिए एक निश्चित आवृत्ति होती है प्रकाश की। प्रकाश जैसे किसी धातु पर गिरता है तो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, ये हम कह रहे हैं, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन हो रहा है। तो देहली आवृत्ति उसी पार्ट का है ना। तो देहली आवृत्ति क्या है? प्रत्येक धातु के लिए एक निश्चित आवृत्ति है। तो देहली आवृत्ति किसके लिए? धातु के लिए। तो प्रत्येक धातु के लिए एक निश्चित आवृत्ति है जिसे हम कह रहे हैं देहली आवृत्ति। कि धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए जरूरी न्यूनतम आवृत्ति। तो देखिए अब ये भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन वाले पार्ट में ही है। तो आप देहली आवृत्ति का संबंध भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए रखिएगा। तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कहां से? धातु से। तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए आवश्यक न्यूनतम आवृत्ति देहली आवृत्ति कहलाएगी। और कार्यफलन तो इसी को दे दीजिएगा, कार्यफलन ऊर्जा होती है। तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा। तो देखिए न्यूनतम आवृत्ति को देहली आवृत्ति कहेंगे और न्यूनतम ऊर्जा को कार्यफलन कहेंगे। तो कार्यफलन मतलब ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? न्यूनतम ऊर्जा। कहां से? धातु की सतह से। तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए न्यूनतम आवृत्ति देहली आवृत्ति और धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए न्यूनतम ऊर्जा कार्यफलन है। और इसको फाई इक्वल टू एच न्यू कहते हैं, क्योंकि देहली आवृत्ति को न्यू नॉट कहते हैं। तो ये क्या? फाई इक्वल टू एच न्यू नॉट। अब एच का मान पूछते हैं तो उसको प्लांक नियतांक बोलते हैं। 6.6 इंटू 10⁻³ जूल सेकेंड। अब द्रव्य तरंग, तो द्रव्य तरंग डी ब्रोगली तरंग होती है। ये पकड़ के रखना ताकि डी ब्रोगली तरंग पूछ ले तो भी लिखना है, द्रव्य तरंग पूछ ले तो भी लिखना है। अब द्रव्य तरंग मैटर वेव, डी ब्रोगली तरंग, तो डी ब्रोगली में क्या हुआ था आप याद करो, है ना। तो आप ये कहना कि चाहे वो फोटॉन हो चाहे कोई भी गतिशील कण हो, उसके साथ एक तरंग संलग्न होती है। तो प्रत्येक गतिशील कण के साथ एक तरंग संलग्न होती है जिसे हम कहते हैं द्रव्य तरंग या डी ब्रोगली तरंग। तो इस तरीके से आप ये 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस आप करके जाइए। मैं आपको और वीडियो में अन्य डेफिनेशंस के साथ, ट्रिक के साथ फिर से हाजिर होता हूं। थैंक यू वेरी मच। देखते रहिए। धन्यवाद।